नमस्कार। हम कर रहे थे +2 क्लास का 11वां अध्याय विद्रोही और राज 1857 के आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने विद्रोह का ढरा, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए ये हम कर चुके हैं। उसके बाद संचार के क्या माध्यम थे वो भी हमने किया। और अब हम करेंगे नेता और अनुयायी। इनकी उस समय के जैसे जो नेतृत्व हुआ तो संगठन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई प्रकार के जो ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका जो थे वो निभाते थे। तो उसी विषय में हम आज करेंगे। तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जो थे वो आवश्यक थे। और हम जैसे जो उनका उद्देश्य था, इस उद्देश्य से सिपाहियों ने कई बार ऐसे कई लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। उदाहरण के लिए जैसे मेरठ के विद्रोही जो थे, सिपाहियों ने तुरंत मुगल सम्राट के विद्रोह का नेतृत्व प्राप्त करने का आग्रह किया। और इसी प्रकार कानपुर में सिपाहियों और शहर के जो लोग थे, लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब को विद्रोह की बागडोर जो है वो संभालने के लिए मजबूर कर दिया। झांसी में जो झांसी की रानी थी को आम जनता के दबाव में विद्रोह का नेतृत्व जो था वो संभालना पड़ा। और कुछ ऐसी ही स्थिति जो थी वो बिहार के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की भी थी। और लखनऊ में ब्रिटिश राज जो था, ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने जो है नवाब के युवा पुत्र जो विरजिम था, विरजिम कद्र को अपना नेता जो था वो घोषित कर दिया था। और अन्य कई स्थानों पर जैसे जो स्थानीय नेताओं ने किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए तैयार किया। उत्तर प्रदेश में जैसे जो बड़ौत फरगना के गांव वालों को शाहमल ने संगठित किया, यानी कि शाहमल ने उन सबको इकट्ठा किया। और छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में एक आदिवासी काश्तकार जो था वो गोनू ने प्रदेश के जो आदिवासी थे उनका नेतृत्व जो है वो संभाला हुआ था। उसके बाद है पॉइंट अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। जैसे जो लोगों का विद्रोह को भाग लेने के लिए तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के द्वारा भी उनको संग्रहित किया जा रहा था। जैसे हमने देखा कि जिस पीछे पड़ा है कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के बारे में बताया। उनका कहना था कि यदि वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का जो आशय था वो एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों से था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। और यह अफवाह जो थी वो जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए जो ये भयानक षड्यंत्र है वो रचा है। और यह अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी उद्देश्य से जो अंग्रेज हैं वो बाज़ार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियाँ जो है वो उनका चूरा मिलवा रहे हैं। इसीलिए शहरों और छावनियों में सिपाहियों तथा आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों ओर यह भय और संदेह बना हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। और किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला। और प्लासी की जो लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज जो है वो समाप्त हो जाएगा। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में जो चपातियाँ बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी, यानी कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि रोटियां जो है वो बांटी जा रही हैं। लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत जो है वो मानते थे। लोग जो है वो अफवाहों पर विश्वास जो है वो कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी मानसिकता जो थी वो वैसी बनी हुई थी।
और जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार जो थी वो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के माध्यम से भारतीय समाज को सुधारने के लिए विशेष प्रकार की नीतियां जो थी वो लागू कर रही थी। और भारतीय समाज के कुछ वर्गों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो थे वो भी स्थापित किए थे। और इसमें पश्चिमी विद्वान और उदार कलाओं के बारे में भी पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए कानून जो थे वो बनाए थे। और इन नीतियों के कारण लोगों में उस समय असंतोष भी था। शासकीय अयोग्यता तथा पुत्र को गोद लेने को अवैध घोषित करने की आड़ में अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी तथा सतारा जैसी बहुत सी रियासतों को भी अपने अधिकार में ले लिया था। जो रियासत या प्रदेश जो थे उनके कब्जे में आ जाता था, वहाँ वे अपनी शासक व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली तथा अपनी व्यवस्था को लागू भी कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इस सब कार्यवाहियों का जो था वो गहरा प्रभाव भी पड़ा था। लोगों का मानना था, जो उस समय के लोग थे उनका मानना था कि वे अब जिन चीज़ों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदर करते आ रहे हैं और जिन्हें वे पवित्र मानते हैं, उन सबको समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था जो है वो लागू कर दी जा रही है जो अत्यधिक विदेशी और दमनकारी थी। और इसके बाद है अवध में विद्रोह। तो अवध में विद्रोह जो है वो 1801 से अवध के विद्रोह का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। अवध 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वो मिला दिया गया था। और 1801 के अवध में सहायक संधि भी थोप दी गई थी। इस संधि में यह शर्त थी कि जो नवाब थे वो अपनी सेना समाप्त कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनात करें और अपने जो उसका दरबार था उसमें विद्यमान ब्रिटिश रेजिडेंट्स की सलाह से ही सारे काम करें। और अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखिया थे और तालुकदार थे, उन पर भी उनका कोई नियंत्रण जो था वो नहीं रहा था। और 1850 के दशक के आरंभ तक अंग्रेज देश के अधिकतर भागों पर जो थे वो विजय प्राप्त कर चुके थे। और जो मराठा भूमि थी, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सभी जो थे वो अंग्रेजों की झोली में थी, यानी कि अंग्रेज उन पर कब्जा कर चुके थे। लगभग एक शताब्दी पहले बंगाल पर जीत के साथ आरंभ हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ ही जो है वो पूरी हो गई थी। उसके बाद पॉइंट है फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का जो है वो खात्मा। और इसमें क्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए राज्यों के इस अधिग्रहण से सभी इलाकों और रियासतों में गहरा जो है वो असंतोष फैल गया था, परंतु इतना रोष और कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में था। वहाँ के नवाब जो वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से उसको हटा दिया गया था और कलकत्ता से भी उसको निकाल दिया गया था। और फिर उसके कलकत्ता से निकालने के बाद जो नवाब को हटाया जाने के बाद से दरबार में जो उसकी संस्कृति थी वो समाप्त हो गई थी और संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों और जो सरकारी कर्मचारी थे और बहुत से अन्य लोगों को भी जो है वो रोजी रोटी जाती रही थी। और अवध के अधिग्रहण में केवल नवाब की ही गद्दी नहीं गई थी, इसमें प्रदेश के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था और अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें जो थी वो और किले बिखरे हुए थे और ये लोग सदियों से
अपने इलाकों में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे और उनके अपने किले थे। अंग्रेज़ इन तालुकदारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अवध के अधिग्रहण के तुरंत बाद तालुकदारों की सेनाएं जो थी वो भंग कर दी गई और उनके दुर्ग जो थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे। तो जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की शक्ति एवं सत्ता को अधिक चोट पहुंचाई थी और 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से जैसे ब्रिटिश ने भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो लागू कर दी गई थी और यह बंदोबस्त जो था इस मान्यता पर भी आधारित था कि तालुकदार जो है वो बिचौलिए थे जिनके पास ज़मीन का स्वामित्व नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी से अपना प्रभुत्व जो था वो स्थापित किया हुआ था और एक मुश्त बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी जो ज़मीन थी उनसे बेदखल किया जाने लगा था और दक्षिण अवध में तालुकदारों को सबसे अधिक क्षति जो है वो उठानी पड़ी थी। कुछ को तो आधे से अधिक गांव जो है वो उनके हाथ से जाते रहे थे और तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा जो था वो ये हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था जो थी वो भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण में जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बचे हुए थे या बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेज़ों ने पहले तालुकदारी जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे और अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब होने पर जो है सरकार राजस्व की मांग में कोई कमी करेगी या फिर वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि वे तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद जो है वो ले पाएंगे जो उनको पहले तालुकदारों से मिलती थी। ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच जो था वो गहरा संबंध था। बंगाल की जो आर्मी के सिपाही में जो बहुत सारे थे वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर के आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के भी होते थे और जो अवध को जो है वो बंगाल के आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार जो थे वो अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे थे। तो दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित जो है वो होने लगा था। तो आज इतना ही। कल हम करेंगे विद्रोही जो थे वो क्या चाहते थे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो आप फ़ोन के माध्यम से पूछिएगा।